हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 11th कॉमर्स में अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास देख रहे हैं। हम लोग ईएफएम की क्लास हम लोग देख रहे हैं। इसमें हम आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अपना चैप्टर नंबर जो है, जिसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हम चैप्टर कर चुके थे, फोर्थ चैप्टर अपना हट चुका है। ठीक है, और फिफ्थ चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। फिफ्थ चैप्टर का नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, ये अपना चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ते हैं कि केंद्रीय, इससे पहले हम बात करें, देखो ये एक, इसमें हम लोग एक मेथड पढ़ने वाले हैं जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से अब हमने जो समंक इकट्ठा किए थे उनको वर्गीकृत हमने किया था और हमने सारणीन उसको किया था, किस तरीके से हम उन समंकों को यूटिलाइज करें और उसके आधार पर निष्कर्ष जो भी निकालना वो हम निकालें। तो वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पे। ठीक है, तो सुनिएगा सबसे पहले कि यानी एक तरीके से विधियां हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से इकट्ठा किए गए समंकों का विश्लेषण करें, विधि को यूज करते हुए निष्कर्ष निकालें। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहीं ना कहीं क्या होते हैं, तो प्रत्येक जो श्रेणी यानी अलग अलग इसमें होंगे समंकों की, खंडित श्रेणी होगी, अखंडित श्रेणी होगी, तो उसको हम पढ़ने वाले हैं प्रत्येक में कि प्रत्येक समंक होता क्या, ये पढ़ रहे हैं। प्रत्येक जो समंक होते हैं यानी हर जितने भी समंक हमने इकट्ठा किए हैं, प्रत्येक समंक श्रेणी में, प्रत्येक समंक श्रेणी में एक ऐसा बिंदु, प्रत्येक समंक श्रेणी में एक ऐसा बिंदु होता है जिसके आसपास, प्रत्येक समंक श्रेणी के में एक ऐसा बिंदु होता है जिसके आसपास अन्य समंकों के केंद्रित, अन्य समंकों के, हम बोल सकते हैं कि अन्य समंकों के केंद्रित यानी उसके आसपास केंद्रित होने की प्रवृत्ति, जो होती है पाई जाती है। यानी प्रत्येक जो समंक होते हैं उसमें, समंक जो श्रेणी में एक ऐसा बिंदु होता है जिसमें जिसके आसपास अन्य समंक केंद्रित होते हैं। बहुत सारे समंकों में एक ऐसा समंक उठाना जिसके आसपास ही है वो सारा कुछ रिजल्ट कहीं ना कहीं निकल के आता है। ठीक है, वो सबको परिभाषित कहीं ना कहीं करता है। तो यह मूल्य, तो हम कह सकते हैं यह मूल्य श्रेणी के लगभग केंद्र में स्थित होता, लगभग केंद्र में स्थित होता है, केंद्र में स्थित होता है और उसके महत्वपूर्ण लक्षणों का प्रतिनिधित्व करता है, और उनके महत्वपूर्ण लक्षणों का प्रतिनिधित्व करता है। यह मूल्य ही, हम बोल सकते हैं यही मूल्य क्या होता है, यानी उनका प्रतिनिधित्व करता है कि उन समंकों में से, बहुत सारे समंकों में से एक ऐसा समंक उठाना जो सभी समंकों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, यह मूल्य ही क्या कहलाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहलाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप या माध्य बोल दो, कहलाता है। आई बात समझ में कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, इस चैप्टर की बात करें कि हमने जो समंक इकट्ठा किए थे, ठीक है, उनको सही तरीके से हमने वर्गीकृत किया, सारणी में प्रस्तुत किया, जो हमने उनके हिसाब से अब हमें रिजल्ट निकालना है। तो यहां पर हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप विधियों को यूज करेंगे, समांतर, मध्य, मध्यिका, बहुलक। तो प्रत्येक समंक श्रेणी में एक ऐसा बिंदु होता है जिसके आसपास अन्य समंकों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यह मूल्य श्रेणी के लगभग केंद्र में स्थित होता है और उसके महत्वपूर्ण लक्षणों का प्रतिनिधित्व करता है, और यह मूल्य क्या कहलाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप या माध्य कहलाता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे हमारे पास समंक होते हैं तो उनके हिसाब से हम अपना निष्कर्ष जो भी है वो हमें निकालना है। ठीक है, अब बात करते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के प्रकार की, यानी इसमें बहुत सारी विधियां हम लोग पढ़ने वाले हैं, समांतर, मध्य, मध्यिका, बहुलक। सबसे फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं
समांतर मध्य निकालना, समांतर मध्य निकालना। ठीक है, समांतर मध्य हम लोग निकालते हैं तो इसको सबसे पहले तो बात कर ले, समांतर मध्य को हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, x बार। समांतर मध्य हमें निकालना, 3 श्रेणी होती है, 3 श्रेणियां बता रखी है यहां पर। फर्स्ट जो है व्यक्तिगत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। 3 श्रेणियां बता रखी है, व्यक्तिगत, खंडित और अखंडित। व्यक्तिगत श्रेणी में क्या होता है कि हमें उन व्यक्तियों के नाम या एक सीरियल नंबर बताया हुआ आता है जो यह रिप्रेजेंट करता है कि ये जो संबंध है वो पर्टिकुलर इस व्यक्ति से रिलेटेड। जैसे मान लो अपने क्लास में जैसे रोल नंबर देते हैं तो क्लास के रोल नंबर हो गए, और हमने कुछ टेस्ट लिया उसके रोल नंबर वाइज, जैसे हमने लिख लिया रोल नंबर वाइज, हम उनके जो भी मार्क्स आ रहे हैं वो उनको सुना रहे हैं। ठीक है, या उनको बता रहे हैं कि आपके इतने इतने मार्क्स आए, तो वहां पर चाहे वो रोल नंबर हो, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पता लगता है कि भाई एक रोल नंबर वाले के है कितने मार्क्स आए हैं, तो उस व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, फिर इससे बात करें व्यक्तिगत श्रेणी के बाद खंडित श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी जो होती है, खंडित श्रेणी जो है उसमें अपना फ्रीक्वेंसी वगैरह हमें देखने को मिलती है। वहां पर व्यक्तिगत का रोल, यानी उन समंकों को हम देखकर यह नहीं कह सकते कि, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं खंडित श्रेणी का, जैसे बोल दिया 10 नंबर, क्लास में हमने टेस्ट लिया 50 नंबर का। ठीक है, 10 कितने जनों के, 20, 30, तो यहाँ पर 10 कितने जनों का है, 20 कितनों के हैं, 30 कितनों के, ये हमें बताना है। ठीक है, जैसे इसके आगे फ्रीक्वेंसी लिख दी कि 3 जनों के 10 आए हैं, 2 जनों के 20 आए हैं, 1 जने के 30 आए, इस तरीके से हमने लिख दिया। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि 10 नंबर कितने विद्यार्थियों के आए हैं, 3 के, 20 नंबर कितने विद्यार्थियों के आए हैं, 2 के, 30 नंबर कितने विद्यार्थी के आए हैं, 1 के। तो ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहां पर हमें ये बिल्कुल पता नहीं लगता कि 3 विद्यार्थी कौन है। फिर बात करते हैं अखंडित श्रेणी। अखंडित श्रेणी में वर्ग अंतराल चलते हैं, अखंडित श्रेणी में वर्ग अंतराल अपने चलते हैं, यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये वर्ग अंतराल जिसको हम बोलते हैं। कि इसमें 2 श्रेणियां, जिसमें 2 हम पढ़े थे, एक समांतर श्रेणी, एक अपवर्जी, ये अपना अपवर्जी और एक अपना समावेशी। ये आपको पहले पता होना चाहिए अपवर्जी क्या होती है और समावेशी क्या होती है। अपवर्जी में क्या होता है, एक वर्ग अंतराल की उच्च सीमा अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा बराबर होती है, जबकि समावेशी में क्या होता है, एक वर्ग अंतराल की जो भी उच्च सीमा होता है वो उसी वर्ग अंतराल में विद्यमान होती है, अगले वर्ग अंतराल में हमें देखने को नहीं मिलती। जैसे 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, इसमें क्या है कि वो वर्ग इसी में समाहित है, यानी किसी के मान लो कि एक वर्ग अंतराल की उच्च सीमा अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा नहीं है, जबकि अपवर्जी में ऐसा नहीं होता। अपवर्जी में एक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा अगले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा होती है। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से कि इसमें तो हमें पता लगा ये अपवर्जी है और ये अपनी समावेशी है। समावेशी को अपवर्जी में बदलना मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको निम्न और उच्च सीमा का डिफरेंस निकालना। कितना आ रहा, 1, इसका हाफ कर दो, कितना आ गया, 0.5। आपको उच्च सीमा में तो प्लस 0.5 करना है, और आपको जो निम्न सीमा है उसमें लेस 0.5 करना है। उच्च सीमा में 0.5 जोड़ना है, निम्न सीमा में 0.5 घटाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी समावेशी को अपवर्जी में बदल सकते हैं। तो ये अपनी अपवर्जी और ये अपनी समावेशी श्रेणी। अब इसमें क्या होता है, किसी विद्यार्थी के अगर 10 नंबर आ गए तो वर्ग अंतराल 0 से 10 वाले में नहीं होगा, बल्कि वो 10 किस में होगा, 10 से 20 वाले में हमें शो करना है। ये बात आपको एक विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अभी हम वापस चलते हैं समांतर माध्य में। समांतर माध्य में यहाँ पर 3 श्रेणियां हमें पता होनी चाहिए, व्यक्तिगत, खंडित, अखंडित। जब ये श्रेणियां हमें समझ में आ जाएगी तो कल्पित प्रवृत्ति के जो भी हम लोग मध्यिका, बहुलक पढ़ने वाले हैं वहां पर हमारे लिए इजी रहेगा। ठीक है, तो ये हुई व्यक्तिगत, खंडित और अखंडित श्रेणी। हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट इसमें कि व्यक्तिगत जो श्रेणी होती है उसमें हम समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, उसमें समांतर माध्य कैसे कैलकुलेट होता है, उसमें समांतर माध्य कैसे कैलकुलेट होने वाला है वो हम पढ़ते हैं। उसमें हमें जो भी समंक दिए हुए होते हैं, उसमें जो भी समंक की हमें x बार निकालना यानी समांतर माध्य निकालना है, जितने समंक है
उनको प्लस कर दो आप कि x1, x2, x3, x4 यानी जितने भी आपको जितने जनों के समंग बता रखे हैं उन समंग का टोटल डिवाइड बाई नंबर्स ऑफ, यानी जितने व्यक्तियों से आपने समंग इकट्ठा किए उनके नंबर, कितने जनों से इकट्ठा किए वो। जैसे मान लो 10 जनों से हमने समंग इकट्ठा किए तो यहां तो होगा 10 से डिवाइड, और 10 जनों के समंग जो भी यहां पर रिजल्ट, जैसे मान लो क्लास में 10 विद्यार्थियों का हमने टेस्ट लिया और इसमें हर विद्यार्थी के फर्स्ट वाले कितने नंबर आए, सेकंड के कितने आए, थर्ड के कितने आए, फोर्थ के कितने आए, उन नंबर का सम, मतलब कि जितने उनके मार्क्स आए, मार्क्स का टोटल डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट। इस तरीके से हमें अपना समांतर माध्य निकालना है। कौन सी श्रेणी में? अपनी व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत हम इसको निकालते हैं, ठीक है, जिसको प्रत्यक्ष विधि भी कहा गया। इसमें भी 2 मेथड होंगे हर श्रेणी में, एक प्रत्यक्ष और एक लघु रीति, 2 मेथड हमें देखने को मिलते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल इसमें लेते हैं और अपनी व्यक्तिगत श्रेणी को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे मान लो 6 कोई भी परिवारों की हमें बता रखी है, उनकी मासिक आय बता रखी है, परिवारों की मासिक आय आपको बता रखी है कि इनकी मंथली इनकम इतनी इतनी है, ठीक है, जिसमें 1600, 1500, 1400, 1525, 1625 और 1630। ये देखो 6 परिवारों की हमें बता रखी है इनकी मासिक आय ये है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं हमें पता लग रहा है, मासिक आय बता रही है 6 परिवारों की, कि एक की इतनी, सेकंड वाले की इतनी, थर्ड की इतनी, फोर्थ की इतनी, फिफ्थ की इतनी, फ्रीक्वेंसी नहीं आई है और ना ही हमें वर्ग अंतराल चल रहे। तो कौन सी श्रेणी है? व्यक्तिगत श्रेणी है। पता लगता है कि इस परिवार की इतनी मासिक आय। अब हमें बोल रहा है कि इसमें समांतर माध्य बताओ। समांतर माध्य, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन सी श्रेणी है, उसी के हिसाब से फॉर्मूला लगने वाला है। व्यक्तिगत श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इक्वल जो भी समंक होते हैं, ये इनकी जो इनकम है, मासिक जो आय है, इनका टोटल। तो हम कहेंगे फर्स्ट जो परिवार उसकी मासिक आय, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स डिवाइड बाय कितने जनों के हमने समंग इकट्ठा किया, नंबर ऑफ फैमिली कितनी है, यहां पर बता रहे 6 परिवारों के। एक्स बार निकालना है कि अपना x1 कितना था, 1600, 1500, 1400, 1525, 1625 और 1630 डिवाइड बाई 6। अब हम इनका टोटल कर लेंगे कि इनका टोटल अपना कितना आ रहा है, ठीक है, कि इनका 1600, 1500, 1400 और 1525, इनका हम टोटल देखते हैं कि इनका टोटल कितना आ रहा है। तो ये अपना 15, 30, 45, 4500 और ये 3255 और ये अपना 1525, ठीक। अब इनका टोटल देखते हैं। $9,280 कितना आ रहा है? 9,280 डिवाइड बाई 6, 9,280 डिवाइड बाई 6। अब इसका देखते हैं, तो इसको 6 से डिवाइड कर दें, 6 से इसको डिवाइड करें तो 6 कम 6 बच गया अपना 3 और 6 पंजे 30 और फिर अपना रह गया 2, 6 चौक 24 और अपना उसमें अपने ये अपना आ गया 40, ठीक है। एक सेकंड रुकना, इसको दोबारा देखते हैं टोटल, दोबारा एक बार इसका टोटल दोबारा देखते हैं। इससे कुछ लग रहा है 1600, 1500, 1400, 15, 30, 45, ये अगर ना 4500, 1525 और ये इन दोनों का टोटल आ रहा है, ये अपना 25 और 30, 55, ठीक है, 6, 6, 12, 2, 1, 3, 3255। इनका टोटल देखते हैं, 5, 5, 10, 0, 8 और 9,280, 9,280 और 6 से डिवाइड हमें करना है। अब इसमें देखो 1, 2, 3, 6, 2 चौक 8, 2 चिंग 12, 2 चौक 8, 0। पॉइंटों में कुछ आएगा इसमें, तो इसका देखते हैं। 3 एकम 3, उसके बाद बच गया 16, 3 5 15 और बच गया 14, 3 चौक 12, बचे 20, 18
18 यानी इसका 1546.67 आ रहा है। अगर इसको राउंड ऑफ में लें तो 1547 अपना आएगा। 1547 राउंड ऑफ में हमने लिया था, इसका 1547। ठीक है, तो ये अपना आंसर आएगा 1547 इसका। यानी हम बोल सकते हैं कि इनकी जो है एक औसतन एक परिवार की, यानी औसतन एक परिवार की जो आय है, यानी इसके आसपास ही ये रहता है। कितना है? 1547। ये हमारा समांतर माध्य है। नेक्स्ट क्लास में हम अपने दूसरे मेथड को और देखने वाले हैं, श्रेणियों को, कि उनमें किस तरीके से समांतर माध्य निकाला जाता है। थैंक यू।